हेलो विद्यार्थियों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि आर्थिक एजेंट किसे कहा जाता है और इसके कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं, इस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए हमने क्वेश्चन किस तरीके से लिखा हुआ है। कह रहे हैं कि आर्थिक एजेंट से आपका क्या तात्पर्य है, उदाहरण दीजिए। तो ध्यान रखिएगा, आर्थिक एजेंट को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं इकोनॉमिक एजेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एजेंट बोलते हैं। और कई बार इसको हिंदी में आर्थिक अभिकारक भी बोला जाता है। तो हमने देखिए यहाँ पर कैसे परिभाषा लिखा हुआ है। कह रहे हैं कि आर्थिक एजेंट का मतलब उन सभी व्यक्तियों अथवा संस्थाओं से है जो आर्थिक निर्णय लेते हैं। अब ये आर्थिक निर्णय लेने का क्या मतलब है, आगे हम लोग देखने वाले हैं डिटेल में। तो यहाँ पर समझिए कि कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी संस्था जो आर्थिक निर्णय लेता है या फिर जो इकोनॉमिक डिसीजन लेता है, उसी पर्सन या फिर उसी इंस्टीट्यूशंस को हम लोग आर्थिक एजेंट कहेंगे। मतलब कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी संस्था जो आर्थिक निर्णय लेता है, उसी को हम आर्थिक एजेंट कहते हैं। अगर आपको अभी पूरा लाइन ये ध्यान में नहीं रहता है तो सीधे तौर पर आप ये कह सकते हैं कि जो आर्थिक निर्णय लेता है उसी को हम आर्थिक एजेंट कहते हैं। अब ये आर्थिक एजेंट कोई भी व्यक्ति भी हो सकता है और कोई भी संस्था भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए हमने उदाहरण कैसे लिया हुआ है। कह रहे हैं कि उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर क्या होता है, एक आर्थिक एजेंट होता है। इसी तरीके से उत्पादक, निवेशकर्ता, सरकार, बैंक, ये सभी क्या हैं? आर्थिक एजेंट हैं। अब किस प्रकार से ये आर्थिक निर्णय लेते हैं, ये हम लोग अभी आगे बात करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए जितने भी आर्थिक एजेंट हैं ना, सभी आर्थिक एजेंटों द्वारा जो आर्थिक निर्णय लिए जाते हैं, उनके पीछे उनका अलग अलग उद्देश्य होता है। मतलब हम कुछ भी जो डिसाइड करेंगे कि हमें पैसा कहाँ खर्च करना है, कितना खर्च करना है, कितना पैसा बचा के रखना है, कहाँ पर कितना इन्वेस्ट करना है, ये सब सारा अगर हम डिसाइड कर रहे हैं तो यही कहलाता है हमारा इकोनॉमिक डिसीजन यानी कि आर्थिक निर्णय। अब जो भी हम आर्थिक निर्णय लेते हैं उसके पीछे हमारा अलग अलग मकसद होता है या फिर अलग अलग उद्देश्य होता है। आइए बात करते हैं कि उत्पादक या उपभोक्ता या सरकार या फिर बैंक किस तरीके से आर्थिक निर्णय लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमने सबसे पहले लिखा हुआ है उपभोक्ता के बारे में यानी कि कंज्यूमर के बारे में। तो एक उपभोक्ता होता कौन है, सबसे पहले ये जान लीजिए। उपभोक्ता हम लोग उस व्यक्ति को कहते हैं जो वस्तु या सेवा का उपभोग करके अपनी आवश्यकता को या फिर अपनी ज़रूरत को पूरा करता है और वो चाहता है कि हमारे लिमिटेड इनकम से ही बहुत सारी ज़रूरतें जो है वो पूरी हो जाए। मतलब कि जितना कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतें पूरी हो सकता है वो ये व्यक्ति चाहेगा। ठीक है, जिसको हम उपभोक्ता कह रहे हैं। तो उपभोक्ता को ये निर्णय लेना पड़ता है कि अपनी सीमित आय से, ध्यान रखिएगा कहाँ से, अपनी सीमित आय से किस प्रकार वस्तुओं एवं सेवाओं का उपभोग करे जिससे कि उसका लाभ नहीं बल्कि संतुष्टि अधिक से अधिक हो सके। मतलब कि एक उपभोक्ता को ये निर्णय लेना पड़ता है कि अपने लिमिटेड इनकम से कौन कौन सी वस्तुओं का और कौन कौन सी सेवाओं का उपभोग किया जाए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके या फिर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्राप्त हो सके। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि उपभोक्ता किस तरीके से आर्थिक निर्णय लेता है। दूसरा देखिए, दूसरा हमने लिखा हुआ है उत्पादक या फिर प्रोड्यूसर। ये उत्पादक होता कौन है? जो वस्तु या सेवा का उत्पादन करता है। जैसे कि हम अभी यहाँ पर एक सेवा उत्पादन करके आपको दे रहे हैं, हमने वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड किया और आप इसको जो है वो सुन रहे हैं और अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि हम एक उत्पादक हैं या फिर प्रोड्यूसर हैं। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर देखिए एक उत्पादक को ये फैसला करना पड़ता है, ये निर्णय लेना पड़ता है कि अपने सीमित या फिर कह सकते हैं उपलब्ध सीमित संसाधन से, है ना, कौन कौन सी वस्तुओं का या फिर कौन कौन सी सेवाओं का उत्पादन किया जाए जिससे कि अधिक से अधिक लाभ हो सके। मतलब कि उत्पादक का मेन मकसद रहता है अधिक से अधिक लाभ कमाना, मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना। और देखिए आप अगर एक उत्पादक हैं या फिर प्रोड्यूसर हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ तभी कमा सकते हैं जब आपको ये मालूम हो कि किस प्रोडक्ट का डिमांड या किस सर्विस का डिमांड मार्केट में ज़्यादा हो रहा है और वो प्रोडक्ट की मार्केट या वो सर्विस की मार्केट, सर्विस का जो डिमांड है या फिर प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो कितने समय तक बाजार में रहने वाली है। अब ऐसा तो नहीं कि अभी कुछ ही समय तक उसका डिमांड है उसके बाद तो डिमांड होना ही नहीं है, तो फिर उत्पादन करके आपको कोई विशेष लाभ नहीं हो पाएगा।
तो एक उत्पादक सही लाभ तभी कमा सकता है जब उसको ये मालूम है कि कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है या फिर उपभोक्ता का व्यवहार कैसा है, कब तक किसी प्रोडक्ट की वो डिमांड कर रहा है, किस गुणवत्ता वाली वस्तु की डिमांड कर रहा है। ये सब सारा नॉलेज अगर होगा उत्पादक को, तभी वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकेगा। उम्मीद है समझ आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर हमने लिया हुआ है सरकार को, ठीक है। एक देश की जो सरकार होती है, सरकार का गठन क्यों किया जाता है भाई? सबसे पहली बात तो ये है, सरकार का गठन इसलिए किया जाता है ताकि जो समाज के अंदर या सोसाइटी के अंदर कमज़ोर लोग हैं या फिर कह लीजिए कि ऐसे कुछ लोग हैं जो अपने आर्थिक ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते हैं या फिर जिन्हें सामाजिक न्याय नहीं मिल पाता है, तो सरकार जो है ना गठन करना बहुत ज़रूरी है। ये यहाँ पर हम लोग अपना वोटिंग सिस्टम के माध्यम से अपना प्रधानमंत्री या फिर अपना विधायक सांसद वगैरह चुन लेते हैं और फिर वो हमारे लिए नीतियाँ बनाते हैं, है ना, और फिर देश की जनता का कल्याण या फिर भलाई करने का काम करते हैं। तो योजनाएं जो देश में बनता है वो तो सरकार तैयार करती है। तो योजनाएं तैयार करने के लिए सरकार को डिसाइड करना पड़ेगा कि नहीं कि हम देश में क्या बनाएं क्या नहीं, है ना। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या लिखा हुआ है, कह रहे हैं कि किसी देश की सरकार यह निर्णय लेती है कि अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों की मदद से किस प्रकार वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करके समाज के विभिन्न लोगों और वर्गों के बीच उसका वितरण किया जाए, जिससे कि अधिकतम सामाजिक लाभ या फिर अधिकतम सामाजिक कल्याण प्राप्त किया जा सके। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सरकार का मेन मकसद क्या रहता है? आर्थिक निर्णय जो लेती है सरकार, उसके पीछे सरकार का मेन मकसद रहता है अधिकतम सामाजिक लाभ या फिर अधिकतम सामाजिक कल्याण, यानी कि मैक्सिमम सोशल बेनिफिट या फिर मैक्सिमम सोशल वेलफेयर। तो ये उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सरकार को अलग अलग तरीके से बहुत सारी योजनाएं या कार्यक्रम या फिर नीतियों को तैयार करना पड़ता है और उसको सही समय पर सही समय तक लागू करना पड़ता है। समझ गए होंगे। तो सरकार को ये सब डिसाइड करना पड़ता है देश के भीतर कि क्या उत्पादन करना है और कितनी मात्रा में, उत्पादन कैसे करना है, उत्पादन किसके लिए करना है, संसाधनों का कुशलतम प्रयोग कैसे करना है, देश में रोजगार का सृजन कैसे करना है, महंगाई को कैसे नियंत्रित करना है। ये सब सारा व्यवस्था जो हो देश के भीतर सरकार करती है। तो सरकार को यहाँ पर सारा डिसीजन लेना पड़ रहा है ना, ये ही है उनका इकोनॉमिक डिसीजन या फिर आर्थिक निर्णय। तो सरकार भी क्या है, हो गया एक आर्थिक एजेंट। लेकिन क्या पता है आपको कि सरकार जो आर्थिक निर्णय लेती है उसका प्रभाव पूरी अर्थव्यवस्था पर देखने को मिलेगा। जैसे कि जब सरकार ने 8 नवंबर 2016 को ये घोषणा किया, ठीक है, क्या घोषणा किया सुन लीजिए। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। ये घोषणा किया कि भाई जब 8 नवंबर 2016 में सरकार ने अचानक से ये कह दिया कि अब जो है वो पुराने 500 रुपये और 1000 रुपये के जो नोट हैं वो अब चलन से बाहर हो गए हैं। सो जाकर के आप अपनी नोटों की बदली बैंक से जाकर के कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप समझ गए हैं कि उस वक्त लोग जो है बैंकों के पास लंबी लंबी कतारें यहाँ पर लगी हैं, एटीएम बिल्कुल बंद है, उसमें नो कैश यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है और बैंकों के सामने कतारें साफ तौर पर आप देख सकते हैं, लोग खड़े हुए हैं। आप कब से खड़े हैं? आप 7 बजे से खड़े हैं यहाँ पे 7 बजे से खड़े और कैश आया है 1 बजे। 1 बजे कैश आया है। कब आया कैश? 2 बजे कैश आ रहा, मतलब कि अभी रिसेंटली आया, 15-20 मिनट हो गए होंगे। आप समझ सकते हैं 3 दिन बैंक बंद रहा, उसके बाद भी तैयारी मुकम्मल तौर पर नहीं दिख रही देख सकते हैं बैंकों के पास एकदम जो है वो भीड़ लगा दिए सब कोई जाकर के अपने नोटों की बदली करने के लिए कि भैया हमें 500 रुपये या 1000 रुपये जो पुराने नोट हैं उसके बदले में नए नोट दे दीजिए। फिर सरकार ने उसी वक्त जो है 2000 रुपये का भी नोट जो है वो लॉन्च कर दिया और फिर हालांकि वापस सरकार को लेना पड़ा क्योंकि हमारे देश की इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था तो या फिर इतने जो है वो लेन देन पॉसिबल नहीं है, इतना बड़ा अमाउंट लेकर के एक साथ में घूम पाना, है ना, छुट्टा नहीं मिलता है 2000 रुपये का। तो सरकार ने फिर से उसे वापस ले लिया। तो आपने देखा क्या कि जब फैसला लिया गया सरकार के द्वारा तो उसका प्रभाव पूरे देश पर या फिर पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। तो इसके जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं जैसे कि व्यष्टिगत आर्थिक एजेंट और समष्टिगत आर्थिक एजेंट, इस पर हम चर्चा अगली वीडियो में जरूर कर देंगे। तो आर्थिक एजेंट का एक और वीडियो अपडेट आपको मिल जाएगा, ठीक है, और वो वीडियो जैसे ही अपडेट हो जाएगा तो हम उसका लिंक इसमें भी डाल देंगे बाद में। तो अब देखिए यहाँ पे
अब हम लोग लेंगे बैंक, और बैंक एक वित्तीय संस्था के तौर पर होता है। आप जानते ही हैं बैंक क्या होता है, एक वित्तीय संस्था होता है। अब बैंक को कैसे निर्णय लेना पड़ता है भाई, तो बैंक को ये डिसाइड करना पड़ता है कि साख पर, साख मतलब उधार या फिर क्रेडिट, ठीक है, या फिर ऋण जो भी आप बोल सकते हैं, कि साख पर कितना ब्याज दर लेना है। यानी कि जब बैंक के पास कोई भी कस्टमर पहुंचते हैं उधार लेने के लिए पैसा, तो बैंक ये डिसाइड करेगा कि इस व्यक्ति को लोन देना भी है या नहीं, अगर लोन देना है तो कितनी देना है और किस ब्याज दर पर उधार देना है, और अगर किसी व्यक्ति से जमा स्वीकार करना है तो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जमा स्वीकार करना है। ये सब सारा डिसीजन जो हो बैंक करती है। इसीलिए बैंक को भी हम यहाँ पर आर्थिक एजेंट बोलेंगे। तो यहाँ आप समझ गए होंगे कि बैंक जो है एक वित्तीय संस्था है जो कि अधिक से अधिक लाभ कमाने के मोटिव से जो है जनता को ऋण देती है और जनता का पैसा जमा भी स्वीकार करती है, और अन्य कई तरह की जो सेवाएं हैं वो भी उपलब्ध करवाती है बैंक, जैसे कि लॉकर फैसिलिटी प्रदान करना, या फिर एक बैंक अकाउंट से पैसा दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना, और भी कई तरह के, जैसे कि एटीएम कार्ड जारी करना, क्रेडिट कार्ड जारी करना, है ना, और कई तरह की अन्य व्यवस्थाएं भी जो है बैंक करता ही है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो के अंतर्गत जो भी हमने कंटेंट आपको बताया है सभी आपको जो है अच्छे से समझ में आ गया है। फिर से हम मिलेंगे किसी अगली वीडियो अपडेट के साथ। आज तक इतना ही। जय हिंद।